आ रही है, महाराष्ट्र में कोई नया चेहरा बन सकता है मुख्यमंत्री। सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है, देवेंद्र फडणवीस भी सीएम नहीं बनाए जा सकते हैं। ना शिंदे, ना देवेंद्र फडणवीस, ना ही अजीत पवार। सीएम पर कोई चौंकाने वाला फैसला हो सकता है। एमपी और राजस्थान जैसा दांव जो है वो बीजेपी खेल सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि एक तरफ एकनाथ शिंदे हैं, वो चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने। दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस के जो समर्थक हैं वो चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। अभिषेक, एक बड़ी खबर इस समय आ रही है, कोई एक नया चेहरा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बन सकता है। अभी तक जो कयास लगाए जा रहे थे कि एकनाथ शिंदे हो सकते हैं या फिर देवेंद्र फडणवीस, उन दोनों ही नामों को ड्रॉप किया जा रहा है। कोई एक तीसरा नाम जो तीनों ही पार्टियों की पसंद हो। बिल्कुल, देखिए, पसंद हो या ना हो आशीष, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि सभी को शीर्ष नेतृत्व का आदेश तो मानना ही पड़ेगा। यह बात देखिए साफ होती जा रही है। तो हम इस वक्त बात कर रहे हैं, कुछ ही देर बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो इस वक्त एक्टिंग चीफ मिनिस्टर हैं, जिनका नाम एकनाथ शिंदे है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि बहुत बड़ा खुलासा जो हमने किया है, उस खुलासे पर मुहर लग जाएगी इंडिया डेली खबर पर। और वह जो इस तरीके से लगातार इतने दिनों से, यानी 4 दिनों से लगातार चल रहा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लेकर एकनाथ शिंदे बनेंगे या देवेंद्र फडणवीस बनेंगे या फिर अजीत पवार बनेंगे। लेकिन अब कहीं कहीं जिस तरीके से रास्ता साफ होता हुआ दिखाई पड़ा है एकनाथ शिंदे के लिए, क्योंकि एकनाथ शिंदे के समझ में आ गया कि वह भी नहीं बनाए जा रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस भी नहीं बनाए जा रहे हैं, अजीत पवार भी नहीं बनाए जा रहे हैं, क्योंकि तीनों आपस में एक धुरंधर, एक दूसरे के विरोधी कह सकते हैं या फिर जो कहे कंपटीटर कर सकते हैं। इसी बात को लेकर एक जो उन्हें इस बात जानकारी मिली है, इसी बात को लेकर अब वह खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद वह अपना नाम कह सकते पीछे ले सकते हैं और कहेंगे कि मैं सीएम की रेस में अब नहीं हूं। सीएम की रेस में जो भी पार्टी डिसीजन होगा वह करेगा, मुझे सीएम का पद का लालसा नहीं है। तो और कहीं कहीं बीजेपी की जो उनके साथ अच्छाइयां रही हैं, बीजेपी ने उनके आगे बढ़ाया, कहीं कहीं उसको उनकी खूबियों गिनाने का भी प्रयास एकनाथ शिंदे करेंगे। तो वक्त है बस कुछ ही देर का, जिस वक्त एकनाथ शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उस वक्त बड़ा खुलासा होगा, जो इंडिया डेली ने देश के सामने बताया किस तरीके से कि बड़ा वो बीजेपी ने एक पूरा प्लान किया है, जिसके वजह से तीनों लोग को जो नाम चल रहा है, तीनों लोग किसी को सीएम नहीं बनाया जाएगा, कोई चौथा नाम आ रहा है। और वह नाम जो जानकारी सूत्र हमारे बता रहे हैं कि आरएसएस का काफी खास भी वो नेता रहेगा और आरएसएस की पसंद भी रहेगी, बीजेपी की पसंद रहेगी, ताकि आरएसएस विरोध ना करे। अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, वो अपने दर्शकों के सामने लेकर आएंगे। सीएम एकनाथ शिंदे थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसका जिक्र अभी अभिषेक कर रहे थे। एकनाथ शिंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बड़ा ऐलान कर सकते हैं। सीएम के नाम को लेकर जो पेच फंसा हुआ है, उस पर जो है वो सारी क्लियरिटी जो है वो थोड़ी देर के बाद मिल सकती है। दोपहर 3 बजे का वक्त था, 3 बज चुके हैं। उम्मीद यह है कि कुछ ही मिनटों के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो शुरू होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। अभिषेक, जैसा आपने बताया थोड़ी देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन ये बताइएगा, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, क्या ये महायुति की प्रेस कॉन्फ्रेंस है या फिर एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है? यानी एकनाथ शिंदे अपनी बात को रखेंगे, महायुति की तरफ से जो एक ज्वाइंट स्टेटमेंट है वो बाद में आएगा। बिल्कुल सही कहा, पूछा सवाल आपने आशीष। यह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सिर्फ प्रसिद्ध एकनाथ शिंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और यह प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में दिलचस्प बता दूं आपको, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो एकनाथ शिंदे कर रहे हैं, यह कोई वर्षा बंगले पे नहीं कर। आपको पता है कि सरकारी बंगला मुंबई में सीएम का वर्षा बंगला है, जो मलबार हिल में आता है, वो यहाँ से छोड़कर अब वो जा चुके हैं अपने उनका घर है, जो अस्थायी घर, जहाँ पे उनका थाने का घर है, उस थाने के घर में वहां पे वो पहुंच चुके हैं और थाने के घर में ही कल से लगातार लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। और सबसे खास बात देखिए यह है कि उन्हें इस बात का आभास हो चुका था कि वर्षा बंगला अब सवा 2 साल की जो उन्हें मिला था अब छोड़ना पड़ेगा कह सकते हैं। और यही कारण है कि जो सूत्र बता रहे हैं कि वह छोड़कर अब वह जा चुके हैं अपने थाने बंगले पर, थाने में जहां उनका अस्थायी घर है, और उस जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। देखिए, इससे ही एक बहुत बड़ा संदेश हमें मिल रहा है, बहुत बड़ा संकेत मिल रहा है। समझ सकते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से भले ही ये कहा जा रहा है कि उस जगह पर वह उनके तमाम कार्यकर्ताओं की बहुत भीड़ थी और भीड़ वर्षा बंगले पर ना हो इसकी वजह से वहां जा रहे थे, लेकिन इसके पहले भी वर्षा बंगले पर जब सीएम से देखा था हमने, बहुत भीड़ थी। रात में लगातार कार्यकर्ता मिलने आते थे, जहां तक कि स्थानीय लोग, यानी मलबार हिल के जो स्थानीय लोगों ने पुलिस को शिकायत भी की थी कि बहुत शोर शराबा होता, उसके बावजूद भी वहां भीड़ कम नहीं हुई। तो आप समझिए कि अचानक क्या ऐसा हो जाता है कि जब उनको सभी को पता है कि महाराष्ट्र सीएम का फेस है,
सीएम बन सकते हैं। और यहाँ पे अगर भीड़ हो रही है उसको छोड़कर सीधे थाने चले जाते हैं और थाने में कहते हैं कि नहीं वहां पे लोगों से मिलूंगा, तो इसी को संकेत समझिए किस संकेत को जन्म दे रहा है। और इंडिया डेली इसीलिए इस खबर पर जो सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर दे रहा है लगातार कि एकनाथ शिंदे अपने दावे को, जो लगातार दावा चल रहा था एकनाथ शिंदे को लेकर महाराष्ट्र में रोड़ा बना हुआ था, एकनाथ शिंदे का नाम कि एकनाथ शिंदे है इसलिए महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं हो पा रहा है, या यूं कहें देवेंद्र फडणवीस का नाम तय नहीं हो पा रहा है। और यही कारण है कि देवेंद्र फडणवीस के नाम पर भी मुहर नहीं लगने वाली है, ना ही अजीत पवार के नाम पर मुहर लगने वाली है, और ना ही एकनाथ शिंदे पर। और जब इस बात को लेकर कहीं कहीं आश्वस्त हुए हैं एकनाथ शिंदे, उन्हें लगा है कि तीनों के कोई तीनों में से हमें कोई नहीं बन पाएगा, तो उन्हें समझ में आ गया लड़ाई लड़ने से कोई मतलब नहीं है, मिलकर यही अच्छा होगा कि हम साथ मिलकर काम करें, साथ मिलकर हल निकाले। लेकिन अभिषेक आप ये बताइएगा कि श्रीकांत शिंदे जो हैं क्या वो डिप्टी सीएम बनेंगे? ये बात अंदर खाने में लगभग तय हो चुकी है। अगर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद का पद छोड़ते हैं तो श्रीकांत शिंदे का क्या डिप्टी सीएम की बात उन्होंने कही है कि उनको डिप्टी सीएम बनाया जाए, उनके बेटे को? बिल्कुल, देखिए ये फार्मूला बिल्कुल बीजेपी ने दिया हुआ है, बिल्कुल आशीष से फार्मूला बीजेपी की तरफ से दिया गया है कि उनके बेटे श्रीकांत को या तो केंद्र में मंत्री बना दिया जाए, महाराष्ट्र में, चूंकि अगर एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र सरकार में शामिल नहीं होना चाहते हैं तो एकनाथ शिंदे दिल्ली में आ जाए। दो देखिए प्रपोजल दिया गया था एकनाथ शिंदे को कि एकनाथ शिंदे दिल्ली में आए, दिल्ली में उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया जाए, कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया जाएगा, लेकिन एकनाथ शिंदे दिल्ली जाना नहीं चाहते हैं महाराष्ट्र छोड़कर। वही श्रीकांत शिंदे चूंकि सांसद है, वो उनको और यह भी कहा जा रहा है कि श्रीकांत शिंदे को भी महाराष्ट्र में स्टैब्लिश कर देंगे एकनाथ शिंदे अपने बेटे को, और यही कारण है कि उप मुख्यमंत्री पद देकर उन्हें स्टैब्लिश करने में काफी बड़ा काम एक हो सकता है। लेकिन इस पर कोई भी सहमति अब तक नहीं बनी है। देखिए अगर जहां तक डीसीएम की बात आएगी, देखिए अगर कोई भी नया चेहरा आएगा तो एकनाथ शिंदे भी उसके अंडर में काम कर पाएंगे, यानी एकनाथ शिंदे भी डीसीएम बनकर महाराष्ट्र में रह पाएंगे, क्योंकि एकनाथ शिंदे को पता है कि अगर हमने महाराष्ट्र छोड़ा, दिल्ली गए, तो शायद उनकी जो पकड़ महाराष्ट्र में वो कमजोर हो जाएगी। और यही देखिए यही कारण बता दूं, अजीत पवार को लेकर बोलूंगा आपको, अजीत पवार को कई बार मौका मिला दिल्ली जाने का, लेकिन वो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स उन्होंने कभी नहीं छोड़ा, और उन्हें दिल्ली की जो नेतागिरी कहें या दिल्ली का जो राज है वो राज नहीं आया। और यही कारण है कि अजीत पवार महाराष्ट्र तक ही रह गए और महाराष्ट्र में उनकी अच्छी पकड़ बनी हुई है। और यही चाहते हैं एकनाथ शिंदे भी कि उन्हें अगर अच्छी पकड़ पार्टी में और महाराष्ट्र में रखना है तो महाराष्ट्र छोड़कर जाना अभी सही नहीं होगा। और यही वजह है कि अगर कोई नया नाम आ रहा है बीजेपी का तो इसका मतलब साफ है कि एकनाथ शिंदे भी उसके अंडर में आराम से काम कर पाएंगे। अभिषेक, आपके सूत्र क्या कह रहे हैं जो नाम इस समय फ्लोट हो रहे हैं, जिन पर दांव लगाया जा सकता है? देखिए एक बात तो तय है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में सीएम का चौंकाने वाला नाम आया, राजस्थान में आया, कमोबेश अब उसी तरफ महाराष्ट्र की कहानी भी जा रही है। लेकिन जो नाम के कयास हैं, आपके सूत्र क्या कह रहे हैं कि कौन से वो चेहरे हैं जिन पर बीजेपी दांव लगा सकती है और जिन पर दोनों ही पार्टियां, यानी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और एनसीपी अजीत पवार की, इन दोनों ही पार्टियों की सहमति भी हो कि आप इन्हें मुख्यमंत्री बना सकते हैं? बिल्कुल आशीष, देखिए ये बात तो साफ है, आप भी जानते हैं कि बीजेपी में कब क्या हो जाता है किसी को पता चलता नहीं है, और ऊपर से जो आदेश आता है हर किसी को मानना पड़ता है। देखिए नाम तो बिल्कुल बहुत नाम है, लेकिन वह नाम अभी इस वक्त लेना कैसे जल्दबाजी हो जाएगी, क्योंकि कारण साफ है कि हम जिसका नाम लेते हैं शायद हो सकता है वह नाम नहीं होता। आपको पता है कि जो नाम चर्चा में होते हैं वह नाम सच में नहीं होते हैं, क्योंकि जिस तरीके देखिए देवेंद्र फडणवीस का नाम पहले दिन से लगातार चर्चा में है, और इस तरीके से नहीं बल्कि मीडिया से लेकर या यूं कहें कि नेताओं से लेकर हर कोई उनके लिए बैटिंग कर रहा है कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जब तक कि शीर्ष नेतृत्व ने कोई फैसला नहीं किया, ना दल का नेता चुना गया है, उसके बावजूद इस तरीके से जो बैटिंग की जा रही थी, इससे समझा जा रहा था कि कहीं के देवेंद्र फडणवीस का पत्ता कट चुका है। जी अभिषेक, अभिषेक आप अपनी बात पूरी करिए। हाँ बिल्कुल, लगातार बड़े पैमाने पर वह अपने लिए कहीं कहीं बैटिंग करते हुए दिखाई पड़े। लेकिन देखिए एक बात तो समझाना चाहूंगा आपको आशीष, आप जानते हैं इतने दशकों से, आप भी समझते हैं कि किस तरीके से राजनीति होती है। देखिए अगर देवेंद्र फडणवीस की बॉडी लैंग्वेज की बात करूं मैं, तो देवेंद्र फडणवीस आज इस वक्त संभाजीनगर में थोड़ी देर पहले थे, वहां पर गए थे मिलने किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। उसके बाद कुछ ही देर बाद वो नागपुर पहुंचने वाले हैं। नागपुर में उनका एक शादी का कार्यक्रम है, किसी उनके जानने वाले का, शादी कार्यक्रम में भाग लेंगे। आप देखिए कि देवेंद्र फडणवीस जो मुंबई में रहकर, आप समझिएगा इस बात को कि मुंबई में रहकर जो लगातार बड़ा इस वक्त मीटिंग चल रही है, लगातार इस बात को लेकर लगातार दबाव है कि सीएम कौन बनेगा, उस वक्त देवेंद्र फडणवीस अपने आप को ये दिखा रहे हैं कि वह उन जगहों पर जा रहे हैं जहां पर उन्हें उनके जो लोग हैं उनसे लगातार मुलाकात कर रहे हैं। और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो देवेंद्र फडणवीस की बॉडी लैंग्वेज के बारे में आप समझते हैं
जिस तरीके से वो बात करते हैं, जिस तरह से चलते हैं, कहीं कहीं उसमें कुछ कमी देखने को मिली है। और यह एक पत्रकार के नाते मैं कहूंगा जरूर कमी देखने को मिली है। और इसी से अंदाजा लगाया जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस को भी इस बात का एहसास है, पहले दिन से था हालांकि, लेकिन अब एहसास हो चुका है कि उनकी भी दाल नहीं गलने वाले सूत्र बता रहे हैं। देखिए, जानकारी जो बता रहा हूँ आशीष सूत्रों के हवाले बता रहा हूँ, इसमें हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस भी आगे, क्योंकि कभी भी राजनीति में कुछ भी कभी हो सकता है वापस उन्हें महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना ही दिया जाए। लेकिन अभी तक के सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी ने दूसरे नामों पर चर्चा करना शुरू कर दिया है, और दूसरे नामों पर चर्चा करने की वजह से ही कुछ चीजें बदली है। और बदलने का मतलब बीजेपी के ऊपर भी दबाव है कि महाराष्ट्र की सरकार जल्द से जल्द बने, क्योंकि आपको पता है 4 दिन बीत चुके हैं, 23 तारीख को ही पूरी तरीके से रिजल्ट सामने आ चुका है। अभिषेक, लेकिन एक सवाल जो जनता के मन में होगा उसका जवाब दीजिए। अजीत पवार साहब को लेकर बीजेपी में यानी महायुति में लेकर आने वाले देवेंद्र फडणवीस साहब, एकनाथ शिंदे को महायुति में लेकर आने वाले देवेंद्र फडणवीस साहब, अजीत पवार की पार्टी की तरफ से और अजीत पवार की तरफ से यह साफ तौर पे कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एकनाथ शिंदे को देवेंद्र फडणवीस से क्या दिक्कत आन पड़ी? देखिए, आपको कहते हैं ना आशीष की जब कुर्सी मिलती है ना, कुर्सी की ताकत इतनी अधिक हो जाती है कि वो अपने अपनों को भूल जाते हैं। और देखिए ना, कुर्सी की ताकत क्यों ना हो, क्योंकि वही एकनाथ शिंदे हैं जिस शिवसेना ने, जिस उद्धव ठाकरे ने कहे उनको आगे किया। एक बात भी समझना होगा कि उद्धव ठाकरे जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, उस दौरान उन्होंने अपने पास जो उनका जो यूडी मंत्रालय होता है, जो अर्बन नगर विकास मंत्रालय, जो बहुत बड़ा मंत्रालय होता है, अमूमन सीएम अपने पास ही रखा करते हैं, सीएम देते नहीं, उस मंत्रालय को उन्होंने दे दिया था एकनाथ शिंदे को। तो आप समझिए कि, और लेकिन एकनाथ शिंदे को बनना था सीएम, या फिर उनकी इच्छाएं बहुत अधिक प्रगाढ़ थी, और यही कारण है कि उन्होंने उद्धव ठाकरे से बगावत किया और उसके बाद वो सीएम बन चुके। तो देखिए, राजनीति में कहने का बताने का मतलब मेरा ये था आशीष कि राजनीति में सब संभव है, और जब कुर्सी मिलती है तो कुर्सी कोई छोड़ना चाहता नहीं है। और खासतौर से नेताओं की हम बात करें, राजनेताओं की बात करें, और यही कारण है कि जब एकनाथ शिंदे के हाथ में जब कुर्सी लगी, वो भी सीएम का कुर्सी, क्योंकि सीएम एक पावरफुल पद होता है, और जो कोई भी अगर महाराष्ट्र में आता सबसे पहले सीएम से मिलना चाहता है, ना ही देवेंद्र फडणवीस हो या कोई बड़ा नेता क्यों ना हो, उनसे नहीं मिलते थे, बल्कि सीएम का एक पोस्ट होता है, भले ही उस पोस्ट पर कोई बैठा हो, उस पोस्ट पर एक इज्जत होती थी और मिलने आते थे। तो कहीं कहीं एक अलग रुतबा होता है, और रुतबे को कहीं बरकरार रखने की कोशिश एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। और इसीलिए देखा गया, कुछ ही दिनों में देखा गया कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस में दूरियां देखी गई है। ये दूरियां कल भी देखने को मिली थी आशीष। कल जब शहीद दिवस था, यानी 26/11 का आतंकी हमला हुआ था, उसका प्रोग्राम रखा गया सुबह 9 बजे पुलिस कमिश्नर ऑफिस में। उस दौरान जब आमने सामने देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे मिलते हैं तो लोग आंखें नहीं मिलाते हैं। तो कहीं की साफ बॉडी लैंग्वेज, इसलिए बताया, समझ में आता है कहीं कहीं कि दोनों के बीच में सब कुछ अचानक बदल गया है, क्योंकि कुर्सी को लेकर, यही एक वर्ड अगर कहूंगा तो गलत नहीं होगा जो आपने कहा, उसको आगे लेकर कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दोनों देवेंद्र फडणवीस के लिए गले की हड्डी बन चुके हैं, क्योंकि न निगल बनते हैं न उगल बनते हैं। ये बात देखिए साफ है कि यही वो देवेंद्र फडणवीस है कि एकनाथ शिंदे को, अजीत पवार को पार्टी में लाने के लिए या फिर बीजेपी के साथ लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, दिन रात एक कर दिया था, भेष बदल कर लगातार बड़े आरोप लगे थे कि मुंबई से बाहर जाया गया था, रात भर मीटिंग हुआ करती थी। लेकिन अब वही जो एकनाथ शिंदे और वही अजीत पवार, जो खासतौर से एकनाथ शिंदे के नाम लेना जरूरी हो जाता है, वह अब उन्हें उनके लिए एक मुश्किल बन चुके हैं। और उनके वजह से ही अगर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस सीएम नहीं बन पाएंगे तो यकीन मानिए कि इसका बड़ा अगर एक नाम आएगा तो वो एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ही होंगे कि इनकी वजह से ही देवेंद्र फडणवीस सीएम बनते बनते रह गए, नहीं बन पाए, और दूसरा कोई सीएम महाराष्ट्र का बन जाएगा। लेकिन तो फिर ऐसे में देवेंद्र फडणवीस साहब का क्या होगा? क्योंकि बड़ी तादाद में जो महाराष्ट्र में बीजेपी के कैडर हैं, जो बीजेपी के वोटर हैं, वो चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस साहब मुख्यमंत्री बने। तो फिर ऐसे में देवेंद्र फडणवीस क्या कोई अलग राह चुनेंगे, या फिर वो डिप्टी सीएम के पद पर इस बार भी संतोष उनको करना पड़ेगा? अब डिप्टी सीएम भी कैसे बनेंगे, ये सवाल हो जाएगा, क्योंकि अजीत पवार की बात करें, वो तो डिप्टी सीएम बनेंगे ही। एकनाथ शिंदे ने पहले ही अपने बेटे के लिए डिप्टी सीएम का पद मांगा है, तो 3 तो डिप्टी सीएम होंगे नहीं, तो मामला तो और ज्यादा मुझे लगता है कि फंस जाएगा यहां पर देवेंद्र फडणवीस के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसका भी रास्ता निकाल लिया गया है, जो सूत्र बता रहे आशीष कि अगर देखिए देवेंद्र फडणवीस सीएम बनते हैं तो बात ही अलग है, तब वो जो भी तय हम बात कर रहे हैं, हो सकता है कि बीजेपी में कई चीजें ऐसी होती बदल जाती है, लेकिन किसी पार्टी बदल जाती है, बीजेपी का नाम लेकर नहीं बोलूंगा, बल्कि किसी पार्टी बदल जाती है लास्ट मोमेंट तक कभी भी कुछ। आपको पता है कि जब किसी की जो कैंडिडेट होते हैं उनको टिकट मिलता है एबी फॉर्म लास्ट तक, यानी
फॉर्म भरने के 2 मिनट पहले तक किसी और को मिला होता है, 2 मिनट पहले किसी और को मिल जाता है। तो कुछ भी राजनीति में संभव हो सकता है। लेकिन जहां तक देवेंद्र फडणवीस को लेकर आपने बात किया, बिल्कुल देवेंद्र फडणवीस के लिए शुरू से यानी कई सालों से कहें लगातार इस बात पर कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें केंद्र में बुलाया जा रहा है, केंद्र में उन्हें मंत्रालय का अच्छा मंत्रालय मिल सकता है। लगातार उन्हें जो कि मोदी से उनके अच्छे रिलेशन हैं बताया जाता है और उसी बात को लेकर उनको अच्छा मंत्रालय मिल सकता है। हालांकि कई बार पेशकश किया गया, लेकिन देवेंद्र फडणवीस से मना कर दिया था कि वो महाराष्ट्र के बाहर नहीं रहना चाहते हैं, महाराष्ट्र राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन अब अगर देवेंद्र फडणवीस को लगने लगा है कि महाराष्ट्र में उनके लिए जगह नहीं है, तो केंद्र में जगह उनके लिए बिल्कुल खुली हुई है और केंद्र में उन्हें अच्छा मंत्रालय मिल सकता है और अच्छा मंत्रालय के तौर पर वह एक वहां काम कर सकते हैं। देखिए, देवेंद्र फडणवीस के बारे में लगातार कहा जाता है कि वो आरएसएस के चूंकि जुड़े हुए हैं और एक जो कहते सच्चे सिपाही के तौर पर वो देखे जाते हैं, जो पार्टी से आदेश मिलता है उसका काम करते आए हैं, कोई उसके विरोध में काम नहीं करते हैं। तो यह बिल्कुल ना के बराबर है आशीष की देवेंद्र फडणवीस को दूसरा रास्ता चुनेंगे। बिल्कुल वो पार्टी के साथ रहेंगे, पार्टी जो फैसला देगी उस पार्टी के फैसले के साथ रहेंगे। हो सकता है, देखिए कि आपको पता है कि जेपी नड्डा चूंकि मिनिस्टर बन चुके हैं, अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद खाली होने वाला है। उसके लिए 2 नाम बड़े चल रहे हैं, जिसमें कि आपको पता है एक नाम चल रहा है विनोद तावड़े का, विनोद तावड़े बन सकते हैं, महाराष्ट्र के मराठा लीडर हैं, और एक नाम चल रहा है देवेंद्र फडणवीस का, ब्राह्मण नेता हैं। तो इनमें से हो सकता है देवेंद्र फडणवीस की को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए, एक बात भी चर्चा चल रही है। इसलिए ये बात तो साफ है कि अगर महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सीएम नहीं बनते हैं तो महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस नहीं रहेंगे, बल्कि केंद्र में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी ताकि वह बड़े लेवल पर उस तरीके से देश के लिए काम कर सके। अभिषेक, क्या ये किसको कितने मंत्री पद दिए जाएंगे महायुति में? बीजेपी कितना अपने पास रखेगी, शिंदे साहब के पास कितने जाएंगे, यानी उनकी पार्टी को कितने मिलेंगे, अजीत पवार साहब की पार्टी को कितने मिलेंगे? क्या इसको लेकर भी सारी स्ट्रेटेजी तय हो चुकी है, केवल मुख्यमंत्री का नाम बाकी है, या इसको लेकर बाद में स्ट्रेटेजी तय होगी? बिल्कुल, देखिए जो जानकारी हमारे पास है आशीष की, बिल्कुल इसके बारे में भी पूरी तरीके से खाका तैयार कर लिया गया है कि किसके पास कौन सा मंत्रालय रहेगा, इसको लेकर भी बातचीत चल रही है। और लगभग कह सकते हैं कि लगभग बात पूरी भी हो चुकी है। यही वजह है कि बीजेपी को कोई जल्दी नहीं है, बीजेपी समय देना चाहती है। एक अगर फार्मूले की बात कर ले तो आशीष की 5 विधायक के ऊपर 1 मंत्री देने का फैसला किया गया, जिसके पास 5 विधायक होंगे उस हिसाब से उसको 1 मंत्री मिलेगा। तो आप समझिए कि अगर महाराष्ट्र की 288 विधानसभा के हिसाब से करें तो महाराष्ट्र में करीबन 43-44 मंत्री शपथ ले सकते हैं सीएम के साथ। तो उस स्थिति में आप समझिए कि हर किसी को अच्छा खासा मंत्रालय मिल सकता है, क्योंकि सबकी संख्या बल भी अच्छी है। और यही कारण है कि आप अगर अजीत पवार की बात कर लें, कम से कम 8 मंत्री उनके मिल जाएंगे। वहीं अगर हम एकनाथ शिंदे की बात करें, करीबन 11 मंत्री उनके पास मिल जाएंगे, 10 से 11 मंत्री, और बीजेपी के पास तो करीबन 20 के ऊपर मंत्री रहेंगे। तो इस तरीके से फार्मूला बनाया गया कि 5 जिसके पास विधायक है उसको 1 मंत्री पद मिलेगा। और यही एक भी जानकारी मिले, रामदास आठवले के लोगों को भी महाराष्ट्र में शामिल किया जा सकता है, यानी आरपीआई को, यानी दलित को एक संतुलन बनाए रखने के लिए यह भी किया जा सकता है, क्योंकि उनके पार्टी की तरफ से जो चुनाव लड़ रहे थे तो कहीं कहीं तमाम चीजें देखने को मिली है। तो देखिए, मतलब साफ हो जाता है कि महाराष्ट्र में राजनीतिक संतुलन और कहें जो जातीय संतुलन है उसको बनाए रखने के लिए बीजेपी बड़े पैमाने पर काम कर रही है। और इसीलिए पता है कि महाराष्ट्र में ब्राह्मण और क्षत्रिय और जो मराठा को लेकर जो बात होती है कि अब तक देखिए 14 सीएम में से 10 अगर बात करें, 10 सीएम जो रहे हैं वो मराठा सीएम रहे हैं। तो मराठाओं का अलग छत्रप रहा है और मराठाओं से अलग निपटना है। तो कहीं कहीं हो सकता है मराठाओं को लाया जाए, या हो सकता है ओबीसी को लाया जाए एक सीएम के तौर पर, ओबीसी को फेस हो। तो कई चीजें हैं कि बड़े पैमाने पर बीजेपी ने चर्चा किया है। लेकिन हाँ, जहां मंत्रालय की बात है, कुछ बड़े मंत्रालय जो हैं, यानी गृह मंत्रालय की मैं बात करूं, अगर एकनाथ शिंदे सीएम नहीं बनते हैं तो एक जो गृह मंत्रालय है वह एकनाथ शिंदे की पार्टी को जा सकता है, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने कहा है कि अगर सब कुछ हमसे आप ले रहे हो तो हमें गृह मंत्रालय हमें दिया जाए, कुछ अच्छे मंत्रालय जो और है वह दिया जाए। इसको लेकर भी बातचीत हो रही है और लगभग तय हो चुका है। तो जब इसीलिए बीजेपी यह भी चाहती है कि जब मंत्रालय